जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में चैप्टर 3 के नेक्स्ट कंसेप्ट को हमने डिस्कस करना है, प्लस उसके साथ हमारा टेस्ट 1 हुआ था। ठीक है, टेस्ट 1 डिस्कस करेंगे आज हम, और उसके बाद हमारा चैप्टर 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है नेक्स्ट, वो रिलेट करता है प्रोसीजर से। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था एविडेंस के बारे में कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस क्या होता है, वो कंप्लीट हो गया था हमारा कंसेप्ट। उसमें रेलिवेंट एविडेंस वाले सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, रिलायबिलिटी वाले ज़्यादा अहम थे, लेकिन वो निस्बतन इजी कंसेप्ट है। जो रेलिवेंस वाला कंसेप्ट है वो निस्बतन कम अहम है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। उसमें कुछ पॉइंट थे, तो उसको भी क्विकली आज रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले टेस्ट। आप लोगों के सामने टेस्ट होना चाहिए हार्ड फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में। ठीक है, आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए LMS के ऊपर अवेलेबल है टेस्ट 1 भी और इसका सोल्यूशन भी। तो इसको पहले अपने सामने रखिए ताकि डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सके। अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है, फिर भी वो बोर्ड की तरफ प्रोजेक्टर में देखिए, ताकि आप क्वेश्चन जो है साथ साथ उसके अल्फाज क्लियर होते रहें। आपने ख़ास तौर पे नोट करना है कि क्वेश्चन में जो वोकैबुलरी यूज़ करता है, वो अल्फाज यूज़ करता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही हमें बताती है कि हमने आंसर में क्या लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है जी। अच्छा, पहली चीज़ आपको पता है, ये टेस्ट 1 हमारा चैप्टर 1 में था। नेक्स्ट वीक में चैप्टर 2 आपका टेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक में जो सिलेबस होगा वो ध्यान में रखिए, कौन सा होगा, चैप्टर 2। हाँ जी, पहले क्या कह रहा है, सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, ब्लैक पेन के साथ करना है, ये आपको क्लियर है ही। यू कैन अटेम्प्ट मल्टीपल क्वेश्चन ऑन सेम पेज। ये मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ अपना पेज बचाने के लिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, वरना जब ICAP के पेपर में आप जाएंगे, पेपर देंगे, तो आपने हर क्वेश्चन को, हर पार्ट को बल्कि सेपरेट पेज पे करना है। फिर इसके बाद बाकी इंस्ट्रक्शन तो क्लियर हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड एन ऑडिट एंगेजमेंट। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने डेफिनेशन को रिप्रोड्यूस करना था। ठीक है, अगर करें भी तो वो आपको सिर्फ एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन याद होगी। ऑडिट एंगेजमेंट की अलग से कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, हाँ, रीजनेबल एश्योरेंस की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो ऑडिट की एक एग्जांपल, हालांकि रीजनेबल एश्योरेंस और ऑडिट एंगेजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिन्होंने एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन लिखी होगी और उसके साथ ऑडिट एंगेजमेंट में रीजनेबल एश्योरेंस की डेफिनेशन लिखी होगी। हम उसको भी करेक्ट मानेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा लिख दिया, क्योंकि 2 नंबर्स के साथ ये जो कुछ लेंथी डेफिनेशंस हैं, सफिशेंट, मोर देन सफिशेंट है, लेकिन अगर लिख दिया है उसको हम करेक्ट मानेंगे। जो कंसेप्चुअली इसका डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा है, एक लाइन लिखनी थी और आपको 2 नंबर मिल जाने थे। वो क्या कि ऑडिट एंगेजमेंट इज ए टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। एक ये बताना, एश्योरेंस एंगेजमेंट की 2 टाइप्स है ना, तो पहली बात, 2 बातें लिखनी थी आपने, सिर्फ 2 कंसेप्ट इसमें बताने थे। पहला कंसेप्ट क्या, ऑडिट एंगेजमेंट इज ए टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, और दूसरी चीज क्या, इन विच रीजनेबल एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड, यानी ऑडिट में क्या प्रोवाइड किया जाता है, सिर्फ इतनी बात बतानी। ठीक है, तो इसके 2 नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एश्योरेंस एंगेजमेंट और रिव्यू एंगेजमेंट में क्या फर्क है, तो बताइए, फिर क्या बताएंगे। एश्योरेंस एंगेजमेंट इज ए टाइप ऑफ, सॉरी, ये लिमिटेड एश्योरेंस इज ए टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट इन विच ये रिव्यू एंगेजमेंट इज ए टाइप ऑफ assurance engagement. Review engagement is a type of assurance engagement in which limited assurance is provided. ठीक है, ये डिफरेंस होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं ऑडिट एंगेजमेंट और रिव्यू एंगेजमेंट में क्या फर्क है, तो क्या बताएंगे। ऑडिट एंगेजमेंट इज ए टाइप ऑफ assurance engagement in which reasonable assurance is provided. Review engagement is a type of assurance engagement in which limited assurance is provided. ठीक है जी। अगर तो कम मार्क्स हो इतना काफी है, अगर ज्यादा मार्क्स हो तो आप मजीद भी लिख सकते हैं। मजीद अगर मैं आपसे पूछूं ऑडिट एंगेजमेंट और रिव्यू एंगेजमेंट में क्या फर्क है, क्या बताएंगे। प्रोसीजर के हिसाब से बताइए क्या फर्क है, किसमें प्रोसीजर ज्यादा और किसमें कम है। ऑडिट एंगेजमेंट में प्रोसीजर ज्यादा, रिव्यू में कम है। अच्छा, इस प्रोसीजर की वजह से क्या हमारा लेवल ऑफ एश्योरेंस में भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल,
किस में पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन बताया जाता है, ऑडिट, और किस में नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन बताया जाता है, रिव्यू में। तो ये कुछ मजीद चीजें भी डिफरेंस में आप लिख सकते हैं ऑडिट और रिव्यू में। लेकिन यहाँ पे उससे डिफरेंस क्या पूछा है, एश्योरेंस एंगेजमेंट और ऑडिट। तो सिंपल होगा, क्या सिंपल, कि ऑडिट टाइप है एश्योरेंस एंगेजमेंट की, दो ही तो टाइप्स होती हैं, ऑडिट और रिव्यू, इसमें कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, सबसे ये छोटी सी लग रहा है कि केस स्टडी है, जरा इसको पढ़ लेते हैं। अगर कोई लेंथी क्वेश्चन हो ना, आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। रिक्वायर्ड, लेंथी से मुराद अगर 3 सेंटेंस का भी क्वेश्चन हो तो आप पहले, और रिक्वायरमेंट अलग से उसने लिखी हुई है, तो आप पहले क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। रिक्वायर्ड डिस्कस रीजन व्हाई एन एक्सटर्नल एश्योरेंस एंगेजमेंट माइट स्टिल बी बेनिफिशियल फॉर एबीसी लिमिटेड डिस्पाइट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इससे हमें कुछ अंदाजा हो रहा है कि वो हमसे कुछ बेनिफिट्स पूछ रहा है एक्सटर्नल एश्योरेंस एंगेजमेंट के, लेकिन फिर भी कंटेक्स्ट पढ़ते हैं सारा। कह रहे हैं फैमिली ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, भाई फैमिली ओन्ड को अंडरलाइन कर लें या अलग से लिख लीजिए। फैमिली ओन्ड बिजनेस का मतलब क्या होता है, कि जो कि एक लिमिटेड फैमिली के मेंबर्स हैं, 3-4 लोग होंगे, वही बिजनेस को, वही कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा बताइए क्या ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिली ओन्ड बिजनेस एक पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव चीज है, बताइए। पॉजिटिव चीज कैसे है, हाँ वो खुद ही बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम वो खुद के साथ तो फ्रॉड नहीं करेंगे। जब ओनर खुद ही बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं तो वो खुद के साथ तो फ्रॉड नहीं कर। लेकिन याद रखें ये चीज नेगेटिव भी है, वो इसलिए कि अगर फैमिली ओन्ड बिजनेस में एक ही फैमिली के 3-4 लोग हैं, वो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड करना चाहे तो कोई आउटसाइड पार्टी ऐसी नहीं होगी जो उनको रोके। एक ही फैमिली के लोग हैं ना, वो अगर मिलके साजबाज करना चाहे, अच्छा किसके साथ फ्रॉड करेंगे मिलके, क्या एक दूसरे के साथ, नहीं नहीं, किसके साथ, टैक्स वालों के साथ, गवर्नमेंट के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, ओवरस्टेटेड प्रॉफिट शो करवा के शेयर की प्राइस बढ़ाएंगे और हो सकता है हाई प्राइस पे शेयर इशू करते हैं। ठीक है, तो फैमिली ओन्ड बिजनेस पॉजिटिव चीज भी है कि बिजनेस में इनका कंट्रोल ज्यादा है, और वही नेगेटिव है कि वो इस कंट्रोल को मिसयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल इस क्वेश्चन में उसने उसके पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में नहीं पूछा, ये तो मैं खुद ही कमेंट्री कर रहा हूं। कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एबीसी लिमिटेड प्रिपेयर इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद प्रिपेयर करती है, कंपनीज ने खुद ही करनी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर आल्सो द प्राइमरी शेयर होल्डर। कह रहा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो शेयर होल्डर भी है, यानी खुद ही ओनर भी है और बिजनेस में इन्वॉल्व भी है। ठीक है, ड्यूरिंग ए डिस्कशन द कैसा हो सकता है, शेयर होल्डर्स खुद ही डायरेक्टर्स हों, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ठीक है, बल्कि कंपनी लॉ में तो वो कहता है कि डायरेक्टर बनने के लिए शेयर होल्डर होना लाजमी है, लेकिन वो थोड़े बहुत शेयर्स हो तो प्रॉब्लम नहीं होती। यहां पे आप नोट कीजिए, वो कह रहा है कि प्राइमरी शेयर होल्डर यानी मेजर शेयर होल्डर है। अच्छा जरा यहां पे भी बता दीजिए, एक और कंसेप्ट बिल्ड कर लेते हैं। क्या शेयर होल्डर्स अगर डायरेक्टर्स हों और वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, यानी जो डायरेक्टर्स हैं मेजर शेयर 60, 70, 80% शेयर उन्हीं के पास है, ये पॉजिटिव चीज है ऑडिट में या नेगेटिव चीज है? नेगेटिव कैसे है शाबाश? हाँ वो फ्रॉड भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओवरस्टेट कर सकते हैं, शेयर की प्राइस बढ़ेगी, शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो बेनिफिशियरी सबसे बड़े वो खुद हैं, क्योंकि वो खुद शेयर होल्डर हैं, बैठे बिठाए अमीर हो जाएंगे। बैठे बिठाए कैसे अमीर हो जाएंगे? उनके पास शेयर्स है, 1 लाख शेयर है, जिसके पास अगर प्रॉफिट को ओवरस्टेट किया, स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस डबल हो गई, बैठे बिठाए वो डबल अमीर हो जाएंगे। तो ये भी नेगेटिव चीज होगी क्या? अगर डायरेक्टर्स मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। लेकिन यहाँ पे उस इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है उसका बेनिफिट, ये तो मैं आपको एडवांस कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ। During a discussion, CEO argues that an external audit is unnecessary because the directors are closely involved in day-to-day operation and financial decision. कहता है ऑडिट की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टर्स जो हैं वो ही शेयर होल्डर्स भी हैं मेजॉरिटी, और वो खुद डे टू डे ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व हैं। बताइए आपके ख्याल में जरूरत है या नहीं? क्यों जरूरत है?
देखिए एक रीजन कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होता ही ऑडिट करवाने की, लेकिन क्या ऑडिट करवाने का सिर्फ यही एक बेनिफिट है कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिमूव हो जाता है, या कुछ और बेनिफिट्स भी हैं? क्या बेनिफिट्स हैं और बताइए, शाबाश, रिकॉल कीजिए। क्रेडिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इनहेंस होती है, किसी भी पर्सन के पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाएंगी वो ज्यादा रिलाई करेगा, और कंट्रोल्स में प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आ जाती हैं समटाइम्स, सारी नहीं आती, समटाइम्स, क्योंकि उसका प्राइमरी फोकस ऑडिटर का इंटरनल कंट्रोल नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। चलते चलते कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हुए प्रॉब्लम नजर आ गई कंट्रोल्स में, वो कम्युनिकेट कर दी जाएगी, और क्या होगा, और हाँ, लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लायंस इंश्योर हो जाती है। ठीक है, अब फाइनेंस रेज करना हो बैंक वगैरह से, उसमें हेल्प हो जाती है। तो ये बहुत से इसके बेनिफिट। इस क्वेश्चन में फिर क्या लिखना था हमने, बेनिफिट्स। अच्छा, मार्क्स है 4, आपके ख्याल में मार्किंग प्लान क्या होगा? एक बेनिफिट का 1 नंबर, शाबाश, ठीक है जी। लेकिन अगर कभी थोड़ा सा ज्यादा आप लिख सकते हो विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम, ठीक है, उस टाइम में थोड़ा सा ज्यादा लिख सकते हो, तो ज्यादा लिखना बेहतर है या नहीं? है, बिल्कुल है। क्वेश्चन 1 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4, कोई प्रॉब्लम जी? कोई प्रॉब्लम है तो हाथ उठाइए जरा जी। हमारे टीम मेंबर थोड़ा सा जरा आगे स्टूडेंट्स के पास आ जाएं, ताकि कोई स्टूडेंट अगर पूछना चाहता है तो फौरी तौर पे पूछ ले। रूम नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम जी? किसी स्टूडेंट से बात करा दीजिए मेरी जी। रूम नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम मेरे भाई? जी, रूम नंबर 4 में कोई प्रॉब्लम? जरा जल्दी से किसी भी स्टूडेंट, ये पास जो स्टूडेंट है मेल स्टूडेंट, इनसे पूछ लें। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं हमारा कनेक्शन बिल्ड है कि नहीं। जी भाई, कोई प्रॉब्लम है जी? शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, give any 2 examples about uncertainty relating to financial statements being audited by you। अच्छा, इसमें बताइए सबसे अहम लफ्ज कौन सा है? अनसर्टेनिटी। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ एरियाज में अनसर्टेनिटीज होती हैं? अनसर्टेनिटी का मतलब ये, क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक्यूरेसी के साथ ना बता सके कि ये अमाउंट क्या होगी? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्या एग्जांपल्स हैं? एग्जांपल पूछिए उसने जी। एस्टीमेट्स, स्पेसिफिक एग्जांपल दीजिए। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बिल्कुल ठीक है। और क्या एग्जांपल है? टाइम एंड कॉस्ट एग्जांपल नहीं है। टाइम एंड कॉस्ट की वजह से तो वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम प्रोवाइड नहीं करते। मैं पूछ रहा हूँ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरियाज जिनमें अनसर्टेनिटी होती है, क्या है? लॉ सूट्स वगैरह, बिल्कुल, लीगल केसेस, इंपेयरमेंट, बेहतरीन। और एग्जांपल बताइए, शाबाश, सोचिए। और काउंटिंग में आपने पढ़ी होंगी, प्रोविजन फॉर फ्यूचर ऑपरेशंस, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, हाँ ठीक है, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये सारी एग्जांपल, उसने कितनी एग्जांपल पूछी है? 2 एग्जांपल सिर्फ। मार्किंग स्कीम क्या होगी? एक एग्जांपल है ना। अमूमी तौर पे आई क्या, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा ना तो एक एग्जांपल का आधा नंबर रखेगा, लेकिन चूंकि टेस्ट 1 है तो इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट है, थोड़ा सा मार्किंग स्कीम हमने इसमें लीनियर रखी है। अच्छा, ये बताइए आपको ये क्यों आइडेंटिफाई करवा रहा है? आपसे उसने क्यों पूछा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किन एरियाज में अनसर्टेनिटी है? एज ऑडिटर आपके लिए इनमें क्या प्रॉब्लम है? इन एरियाज में जिनमें अनसर्टेनिटी है इनको भी हमने ऑडिट करना है, ऐसा ही है। जिन एरियाज में अनसर्टेनिटी नहीं है उसमें भी ऑडिट करना है। आपको क्यों वो डिफरेंशिएट करवा रहा है कि कुछ एरियाज में अनसर्टेनिटी होती है कुछ में नहीं होती? क्यों करवा रहा है? हाँ जी, क्योंकि जिनमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, हमने अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो पढ़ा था हमने उसको हाई रखना है, ज्यादा ध्यान से और एक्सटेंसिव ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं इन एरियाज में। किन एरियाज में ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? ज्यादा अलर्ट रहना है किन एरियाज में? जहां पे अनसर्टेनिटी हो। इनमें मिस स्टेटमेंट ज्यादा। अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं, बाजुकात मिलते जुलते एक दो अल्फाज और यूज होते हैं, जजमेंट्स, एस्टिमेट्स, ठीक है, वो इंटर कनेक्टेड वर्ड्स है। ए में कोई प्रॉब्लम? बी, ए कंपनी, सॉरी रिक्वायरमेंट पहले पढ़ा नहीं हमने।
Describe why such estimate and judgments present inherent limitation to the assurance engagement and how this impact the level of assurance provided. Such estimate, कौन सा estimate नहीं बताया उसने, इसको पढ़ते हैं. कह रहा है कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन IFRS स्टैंडर्ड. बिल्कुल ठीक है. ड्यूरिंग द ऑडिट द एश्योरेंस प्रैक्टिशनर गैदर्स एविडेंस. एश्योरेंस प्रैक्टिशनर कौन है? आप लोग, ठीक है, जो वेरीफाई करने के लिए आए हैं उस इंफॉर्मेशन को. gathers evidence regarding the accuracy and completeness of certain key estimates and judgments made by management. कह रहा है उसने कुछ एविडेंस कलेक्ट किया है किसके बारे में? एस्टिमेट्स और जजमेंट्स के बारे में. अच्छा, पहले ऊपर उसने आपको आइडेंटिफाई करवाना सिखाया है, अब नीचे वो कह रहा है कि अगर वेरीफाई करते हुए आपने एविडेंस ऑब्टेन किया तो बताइए ये क्यों एक इनहेरेंट लिमिटेशन है एश्योरेंस एंगेजमेंट की, एस्टिमेट्स और जजमेंट्स. क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इसे इनहेरेंट लिमिटेशन में इंक्लूड करते हैं ना? क्या इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट याद है आपको? उनमें एस्टिमेट्स, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटी थी. अब वो क्या पूछ रहा है, क्यों एक इनहेरेंट लिमिटेशन है? ये बताइए क्यों है भैया, क्यों? एस्टिमेट्स इनहेरेंट लिमिटेशंस है, ये हमें पता है, वो ये पूछ ही नहीं रहा. क्या पूछ रहा है? बताइए ये क्यों इनहेरेंट लिमिटेशन है? व्हाई सच एस्टिमेट एंड जजमेंट्स प्रेजेंट इनहेरेंट लिमिटेशन टू द एश्योरेंस एंगेजमेंट? हाई रिस्क है, अनसर्टेनिटी, डिफिकल्ट टू वेरीफाई. ठीक है, डिफिकल्ट टू वेरीफाई ये. एंड हाउ दिस इंपैक्ट द लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइडेड. ठीक है, हाँ, इसकी वजह से चूंकि हम परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेशन या वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, तो ये रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं. इन रीजन की वजह से हम रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते. डन जी, टू क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? 3, व्हाट इज मेंट बाय रीजनेबल एश्योरेंस? 4 मार्क्स के साथ. अगेन मार्क्स थोड़े से ज्यादा हैं, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट क्या है रीजनेबल एश्योरेंस का? कौन बताएगा? जरा हाथ उठाइए. कितने स्टूडेंट्स को? शाबाश. कितने स्टूडेंट्स को रीजनेबल एश्योरेंस की डेफिनेशन याद है? हाथ उठाइए. हाइब्रिड क्लास में भी नहीं याद? क्या मतलब, सारा कुछ भूला है ऑडिट? ये 5-7 स्टूडेंट्स फिजिकल क्लास में हैं, हाइब्रिड क्लास में 2-3 स्टूडेंट्स हैं. ये क्या मतलब? ये क्या है रीजनेबल एश्योरेंस? इट इज हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन. अच्छा बताइए, क्या वो कंक्लूजन की वर्डिंग भी लिखनी है? शाबाश, बिल्कुल लिखनी है. मार्क्स ज्यादा है ना. क्या एग्जांपल भी लिखने हैं कि रीजनेबल एश्योरेंस किस टाइप ऑफ एंगेजमेंट में दी जाती है? किस टाइप ऑफ एंगेजमेंट में? ऑडिट में. ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह लें, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह लें, सिर्फ ऑडिट भी कह लें तो वो भी हम करेक्ट मानेंगे. वैसे सिर्फ ऑडिट लिखने की बजाय ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखना चाहिए, क्योंकि ऑडिट और भी बड़ी चीजों का हो सकता है. बताया था ना, सब्जेक्ट मैटर बहुत से हो सकते हैं. तो हमारे सिलेबस में चूंकि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो बेहतर है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखा. पार्ट बी रिक्वायर्ड. Identify and describe 4 elements of an assurance engagement in this context, ensuring each element is properly tailored to the situation. ये probably पूरे टेस्ट में सबसे मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए साबित हुआ होगा, क्योंकि थोड़ा सा इसको हमने जो आपने याद किया हुआ था उससे डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है, केस स्टडी स्टाइल बनाने की कोशिश की है. कंसेप्ट कौन सा पूछ रहे हैं? एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस. अगर आपसे सिंपल इतना पूछते हैं ना कि बताइए 4 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट को डिफाइन कीजिए, आप आसानी से उनको एक्सप्लेन कर देते. ठीक है, याद है ना? ठीक है, शाबाश. बताइए जी मेरे भाई, बताइए कौन से एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट है? 4 बताइए. नहीं याद करके आया? क्यों नहीं याद करके आया? टेस्ट दिया मेरे भाई ने? ऐसे ना करे, आगाज में ही ऑडिट के आगाज में भी इस तरह. नहीं जी मेरे भाई, एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट 4. कोई से 5 थे ना टोटल? ये हाल है. क्यों नहीं याद किया भाई? कैफ 8 ऑडिट कैफ लेवल का आखिरी पेपर है और आप साथ साथ. अच्छा चले, कोई बात नहीं, ईद की छुट्टियों की वजह से जेहन से निकल गया ना. हाँ, अब बोले सर आज घर जाके रिवाइज करेंगे, सब याद आ जाएगा इंशाल्लाह. बोले कर लेंगे याद. चलिए, तो कौन से एलिमेंट्स है? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस, रिटेस्ट. लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे इस कंटेक्स्ट के मुताबिक बताओ
ठीक है, पोटेंशियल क्लाइंट अप्रोचेस योर, यानी हमने एक्सप्लेन तो करना ही करना है, लेकिन फिर इस सिचुएशन जो उसने दी है इसके लिहाज से बताना है 3 पार्टीज कौन सी हैं, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर क्या है और इसके अलावा एविडेंस क्या है वगैरह वगैरह, सुटेबल क्राइटेरिया क्या है, रिपोर्ट इसमें क्या होगी, ये बताना है। अगर किसी स्टूडेंट ने सिर्फ उसको रिप्रोड्यूस किया एज इट इज, कंटेक्स्ट के साथ लिंक नहीं किया, तो हम उसके आधे नंबर काट लेंगे, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट ने से कंटेक्स्ट के साथ लिंक कर दिया है तो फिर उसको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें कंटेक्स्ट के साथ क्या कह रहा है, पोटेंशियल क्लाइंट, पोटेंशियल क्लाइंट कौन सा है, जो हमारा क्लाइंट अभी बना नहीं है, अनकरीब बनने वाला है, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट भी बोलते हैं इसको। पोटेंशियल क्लाइंट अप्रोचेस योर फर्म रिक्वेस्टिंग एन एश्योरेंस एंगेजमेंट फॉर देयर कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल रेगुलेशन। कुछ कंपनीज के ऊपर ना एनवायरमेंटल रेगुलेशंस भी अप्लाई होती है, रेगुलेटर्स ने बोला होता है कि भैया आपकी फैक्ट्री से इतना धुआं निकलना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और फिर चूंकि वो रेगुलेटर जो इस तरह की रेगुलेशंस इंपोज करता है, वो खुद आके मुमूमी तौर पे तो चेक नहीं ना कर सकता, समटाइम उनके इंस्पेक्टर होते हैं, जैसे फूड अथॉरिटी वाले फॉर एग्जांपल चेकिंग करते हैं, लेकिन अक्सर रेगुलेटर ये कहते हैं कि लीगल रिक्वायरमेंट हमारी आपने पूरी करनी है और ये किसी सीए फर्म से आपने रिपोर्ट लेनी है, एश्योरेंस रिपोर्ट, जो चेकिंग करके बताए कि क्या आप इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे ये लीगल रिक्वायरमेंट है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को इशू करने से पहले ऑडिट करवाएं, उस तरह ये भी बाज़-औक़ात लीगल रिक्वायरमेंट होती है रेगुलेटर की तरफ से कि आपकी फैक्ट्री में एनवायरमेंटल से रिलेटेड ये रेगुलेशंस होने चाहिए, ठीक है। समटाइम वो कहते हैं कि आप ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है इनको पूरा कर रहे हैं कि नहीं, ये किसी एक्सटर्नल ऑडिटर से रिपोर्ट बनवा के ऑडिट करवा के हमें भिजवाए। समटाइम ये कहते, समटाइम नहीं कहते, ठीक है। तो बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, शायद आपने बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह में पढ़ा हो, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस होती हैं ताकि एम्प्लॉयज़ जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं वो सिक्योर्ड हो, सेफ्टी हो, उनको नुकसान ना हो, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स। तो वो कह रहा है लगभग इसी तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं एनवायरमेंटल रेगुलेशन। और क्लाइंट आपके पास आया, कहने लगा भैया ये रिक्वायरमेंट्स को चेक कर दो कि हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा, अब क्लाइंट को तो पता होगा कि हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो हमसे फिर वो क्यों कह रहा है ऑडिटर से कि इसको चेक करके रिपोर्ट दो। गैस करे क्यों, वो रेगुलेटर को उसने रिपोर्ट देने, ठीक है। दिस रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड टू रेगुलेटर, उसने बता दिया द मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड ए रिपोर्ट बेस्ड ऑन लोकल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड। मैनेजमेंट ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की। अच्छा, ये रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट उन्होंने अपनी समझ लीजिए स्टेटमेंट्स बनाई है कि ये रिक्वायरमेंट्स थी और इनको हमने इस तरीके से पूरा किया। फर्क हमारे नॉर्मल ऑडिट के साथ इसका फर्क क्या है, सिर्फ एक फर्क है, क्या, नॉर्मल ऑडिट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करते हैं और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के पास जाती हैं। इस स्पेसिफिक एंगेजमेंट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन नहीं कर रहे, हम किस चीज की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। वो लीगल रिक्वायरमेंट्स कुछ भी हो सकती हैं, इस केस में एनवायरमेंटल है, और हमने फिर उसके बाद रिपोर्ट किसको देनी है, रेगुलेटर्स को। रेगुलेटर उसमें देख लेगा, अगर चीजें ठीक हुई वो कहेगा ओके, नहीं ठीक तो वो फिर उसके खिलाफ एक्शन लेगा, कंपनी के खिलाफ। तो इसमें बताइए अब 3 पार्टी रिलेशनशिप, सबसे पहले बताइए क्या 3 पार्टी रिलेशनशिप है, इसमें क्या है 3 पार्टी रिलेशनशिप। 3 पार्टी में क्या था, सबसे पहले प्रैक्टिशनर कौन है, हमारी फर्म, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, क्लाइंट से मुराद कौन सा, कंपनी की मैनेजमेंट, और यूजर कौन है, इंटेंडेड यूजर, वो रेगुलेटर है। 3 पार्टी रिलेशनशिप हो गया। सब्जेक्ट मैटर इसमें क्या है जिसको हमने वेरीफाई करना है, वो कंप्लायंस रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट नहीं, वो कंप्लायंस रिपोर्ट जो मैनेजमेंट ने प्रिपेयर की है, जिसमें मैनेजमेंट ये कह रही होगी कि हमने ये रिक्वायरमेंट है, इनको इस तरीके से पूरा कर लिया, ठीक है। 3 पार्टी रिलेशन, सब्जेक्ट मैटर। सूटेबल क्राइटेरिया क्या होगा, वो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड जो कि किसने इशू किए हुए हैं,
रेगुलेटर ने, ठीक है। सब्जेक्ट सुटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस क्या होगा, एविडेंस इस एंगेजमेंट में क्या होगा, वो चेकिंग, वो प्रोसीजर जो हमने परफॉर्म किए हुए हैं ये चेक करने के लिए कि क्या सारी रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया गया कि नहीं। जैसे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो हम चेक कर रहे होंगे। हो सकता है वो कहें कि मशीनरी जो है कोई भी 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे जितनी भी मशीनरी इंस्टॉल हुई है उसकी एज देखेंगे, इनवाइस देखेंगे कि वो कब बाय की गई थी, परचेज की, ठीक है। इंगेजमेंट के लिहाज से प्रोसीजर डिफरेंट होते हैं ना। हो सकता है वो कहे कि जी जो पोल्यूशन है वो उसकी लिमिट, मंथली लिमिट इतनी होनी चाहिए, तो हम देखेंगे कि क्या पोल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीकाकार अपनाया गया है और उसके मुताबिक भी ही जो विद इन लिमिट्स हैं वो हो रही है कि नहीं, ठीक है। वो समटाइम इस तरह की कैलकुलेशन होती है, गाड़ी 1 किलोमीटर चलेगी तो उसमें से कितना धुआं निकलेगा, हमने कभी गौर नहीं किया, लेकिन ये कैलकुलेशंस बाकायदा अगर करना चाहें आप तो कर सकते हैं, कंपनीज समटाइम करते भी हैं ये कैलकुलेशंस। ये थोड़ा सा तरीकाकार डिफरेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन से, लेकिन इसमें कंसेप्ट क्या आपको दिया गया है कि जरूरी नहीं दुनिया में हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही वेरीफाई करें, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट मैटर भी वेरीफाई कर सकते हैं। चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हटके एग्जांपल है, आपको थोड़ी डिफरेंट लगेगी, लेकिन इसने आपका एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बिल्ड किया है जो सीफैब लेवल पे आपके काम आएगा। वो कंसेप्ट क्या भला, इस पूरे केस में सिंगल कंसेप्ट क्या है जो नया बिल्ड किया, कि हम एज ऑडिटर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं बल्कि उसके अलावा किसी भी और चीज को भी चेक कर सकते हैं, किसी भी और स्टेटमेंट, किसी भी और रिपोर्ट को, ठीक है। और रिपोर्ट क्या होगी, वो सिंपल जो हम रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट अपनी स्टेटमेंट के साथ रेगुलेटर्स को सबमिट करवाएगी। क्लियर जी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जी, हाइब्रिड क्लासरूम नंबर 4, बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम। हाइब्रिड क्लासरूम नंबर 4 में हमारे साथी जरा सामने आ जाए जी। ये फीमेल साइड पे जो सेकंड बेंच पे मेरी बहन बैठी है, इनसे पूछिए कोई प्रॉब्लम। जी बताइए कोई प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, ये 3 का पार्ट बी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। मेरे भाईजान उनके सामने रखे ना, ये नए भाई हैं हमारे, वो ट्रेनिंग नहीं की आपने। चलिए रूम नंबर 4 इसमें बताइए, सॉरी ये रूम नंबर 6, रूम नंबर 6 में बताइए कोई प्रॉब्लम। ये फ्रंट पे जो भाई बैठे हैं हमारे, इनसे पूछिए फर्स्ट बेंच पे। जी मेरे भाई, ये 3 का पार्ट भी समझ आ गया आपको, तो इसमें आपने क्या सीखा मुझे बताइए, सबसे अहम चीज क्या सीखी। शाबाश, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी ऑडिट कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। बेहतरीन बेहतरीन। क्वेश्चन 4, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, जब रिक्वायरमेंट अलग से लिखी हो तो क्या करना है, पहले रिक्वायर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड एंड रीजनेबल एश्योरेंस इंक्लूडिंग हाउ दे इंपैक्ट द कंक्लूजन ऑफ द एश्योरेंस एंगेजमेंट। वैसे तो रिक्वायरमेंट से ही मुझे अंदाजा हो गया पूछ क्या रहा है, लिखना क्या है, लेकिन फिर भी बेहतर है कंटेक्स्ट को पढ़ लिया जाए। कह रहा है योर ऑडिट फर्म हैज बीन अप्रोच्ड टू परफॉर्म ए रिव्यू एंगेजमेंट फॉर ए स्मॉल प्राइवेट कंपनी। रिव्यू एंगेजमेंट के लिए भाई हम तो सिर्फ ऑडिट करते हैं, हम एज प्रैक्टिशनर सिर्फ ऑडिट नहीं करते, रिव्यू एंगेजमेंट भी परफॉर्म करते हैं। ओके, द कंपनी CFO इज अनफेमिलियर विद द लेवल ऑफ एश्योरेंस एंड आस्क्ड फॉर क्लैरिफिकेशन। CFO को नहीं पता ये लेवल ऑफ एश्योरेंस लिमिटेड क्या है, रीजनेबल क्या है। कह रहा भैया इनमें डिफरेंस बताओ और बताओ ये कैसे कंक्लूजन। ये अभी शायद आपको याद हो, हम क्वेश्चन नंबर 1 में गालमेंट डिस्कस कर चुके हैं, क्या फर्क है लिमिटेड इंश्योरेंस में, रीजनेबल इंश्योरेंस। ऐसा ही है, डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है, पक्की बात है। तो बताइए क्या फर्क है लिमिटेड इंश्योरेंस और रीजनेबल इंश्योरेंस में, बताइए शाबाश। सबसे पहले डेफिनेशन बता दें, क्योंकि डेफिनेशन भी पार्ट ऑफ अच्छा डिफरेंस में मैंने शायद पहले आपको बताया था, ज़हन में रखिएगा। आपके ज़हन में डिफरेंस से आता है, पेज के दरमियान में लाइन लगानी है, लेफ्ट साइड पे लिमिटेड इंश्योरेंस, राइट साइड पे रीजनेबल इंश्योरेंस लिखना है, और उसको पॉइंट बाय पॉइंट आपने यस नो करते जाना है। डिफरेंस ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन जो कंसेप्ट आपने बुक में इस तरीके से नहीं ना पढ़े कंपैरेटिव फॉर्म में, जो कंपैरिजन करके पढ़े वो उसी तरह लिखेंगे, लेकिन जो इस तरह नहीं लिखे उसमें सिर्फ डेफिनेशन भी लिख दें
तो ठीक है, डेफिनेशन इज ए पार्ट ऑफ डिफरेंस, इसको नोट कर लीजिए कि डेफिनेशन भी पार्ट ऑफ डिफरेंस है। जब कभी कोई किसी कंसेप्ट को डिफरेंशिएट करने का पूछे, आप उसकी डेफिनेशन लिख दें, वो भी डिफरेंस है। हमने एश्योरेंस एंगेजमेंट और ऑडिट एंगेजमेंट में को दरमियान में लाइन लगा के थोड़ी एक्सप्लेन किया है, हमने तो उसे स्टेटमेंट फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। तो क्या डिफरेंस स्टेटमेंट फॉर्म में एक्सप्लेन हो सकता है? यस, हो सकता है। तो क्या होगा बताइए, डिफरेंस क्या? रीजनेबल एश्योरेंस इज हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस क्या है? मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। फिर कह रहा है हाउ द इंपैक्ट ऑफ कंक्लूजन। अगर आप कंप्लीट डेफिनेशन लिख देंगे ना एश्योरेंस एंगेजमेंट की और लिमिटेड एश्योरेंस की, तो इसमें हाउ द इंपैक्ट कंक्लूजन ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। कहां कवर होता है भला? पॉजिटिव नेगेटिव में। ये चीज क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 भी हो गया हमारा। 5 यू आर डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ, अच्छा नहीं सॉरी, पहले रिक्वायरमेंट, डिस्कस वेदर और नॉट सीएफओ इज करेक्ट। अब रिक्वायरमेंट पढ़ के ना आपको समझ नहीं आएगी कि किस कंसेप्ट की, किस स्टेटमेंट की बात कर रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा आपको? स्टेटमेंट से। बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट से हमें अंदाजा हो जाता है क्या पूछ रहा है, क्या लिखना है। बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट से अंदाजा, जैसे इस क्वेश्चन में अंदाजा नहीं होता। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, एक बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स ना ये बना लेते हैं कंसेप्ट, सर रिक्वायरमेंट पढ़ के हमें पता ही नहीं चल रहा क्या लिखना है, तो हमारी तैयारी ठीक नहीं है इस चैप्टर की। क्या इसका यही मतलब है? ये मतलब नहीं है। आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, जब रिक्वायरमेंट से पता ना चल रहा हो क्या लिखना है, तो पूरा क्वेश्चन पता चले, फिर असल इंफॉर्मेशन आपको वो कंटेक्स्ट में उसने बताई होती है। You are discussing the concept of absolute assurance with the CFO of a new client who believes that an audit will guarantee that the financial statements are 100% accurate. Discuss whether or not the concept of CFO is correct. CFO ठीक है या गलत? CFO ठीक है कि गलत? CFO कह रहा है एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? गलत कह रहा है। अब आप कैसे उसकी गलतफहमी को दूर करेंगे? क्या कहेंगे? भैया हम तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस गारंटी सर्टिफिकेशन कुछ नहीं देते, एब्सोल्यूट हम तो देते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। सिर्फ इतना लिख दें, ज्यादा इनहेरेंट लिमिटेशंस भी लिखनी है, ये कैसे पता चला आपको? 4 नंबर। ये चीज डन जी, लिख देंगे, छाप छूप देंगे, हैं मेरा भाई? बताइए फिर क्या छापेंगे? इनहेरेंट लिमिट, मैं भी वही पूछ रहा हूं, क्या बताइए? नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। क्या आप ऐसी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे जो धक्का स्टार्ट हो जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे? बताइए यस या नो। नहीं। तो क्या ऐसी कंपनी आपको ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करना पसंद करेगी जिससे कोई सवाल पूछे वो अड़ अड़ के जवाब दे और कहे नहीं मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं किताबें देख लूँ अपनी? नहीं, वो फौरी प्रैक्टिस में क्या करना होता है? फौरी डिसीजंस करने होते हैं, फौरी आपको कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करना होता है। तो कोशिश करें कंसेप्ट्स को बार बार रिवाइज करें मेरे भाई, ठीक है? ये ईद की छुट्टियों की वजह से आपको बेनिफिट दे रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है बाकी पूरे सेशन में ऐसा ना हो। जो कंसेप्ट एक दफा याद कर लिया उसको रिवाइज कर। कितने स्टूडेंट्स ने ईद के दिनों में रिवीजन किया? शाबाश, ये 2-3 स्टूडेंट्स हैं, मर्जी आपकी। चलें कोई बात नहीं। हाँ जी 6। तो अब आपने इन 1-2 दिनों में कोशिश करनी है, 1-2 दिनों के अंदर अंदर चैप्टर 1 अपना रिवाइज कर लेना, चैप्टर 2 भी, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपका जो टेस्ट होगा चैप्टर 2 का। क्वेश्चन 6 भाई 5 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 6 LMN लिमिटेड ए लार्ज पब्लिक कंपनी हैज ए स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपको पता है क्या होता है? मेरा कंसेप्ट बताइए सही है कि गलत? मेरा कंसेप्ट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक ही चीज के 2 नाम हैं। गलत है? क्या फर्क है? इंटरकनेक्टेड है। इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसका आउटपुट है, ठीक है? जैसे आपको एग्जांपल दी थी, क्लासिक एग्जांपल, शेफ किचन में जो कुछ कर रहा है वो इंटरनल कंट्रोल है, और जो किचन से वो डिश बन के बाहर आ रही है वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी? तो अगर अच्छा किचन होगा, साफ सुथरा होगा, शेफ एक्सपीरियंस्ड होगा, मसाले पूरे होंगे, सही जो इंग्रेडिएंट्स जो बैलेंस्ड है,
उसके साथ डिश बनी होगी तो मोस्ट लाइकली डिश क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है, स्वादिष्ट होगी, शाबाश। और अगर ये चीजें नहीं है तो फिर मोस्ट लाइकली क्या होगी, डिश वो मजे की नहीं होगी। तो उसी तरह इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रांग होंगे, इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इम्पैक्ट है क्या, यस क्या इम्पैक्ट है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गुड, इंटरनल कंट्रोल बैड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिस स्टेटमेंट में होगी उसमें। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट या क्यों कह ले कम होंगी, कम होंगी। और अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट ज्यादा होंगी। क्या कोई स्टूडेंट पूरी क्लास में मुझे एक इंटरनल कंट्रोल की एग्जांपल दे सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से, शाबाश जी। हाँ, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर नहीं बनाई जा रही तो इसका मतलब क्या होगा, इंटरनल कंट्रोल वीक है, ठीक है। शेफ अगर ये नहीं देख रहा जो मसाले इस्तेमाल कर रहा है वो एक्सपायर्ड है कि नहीं, तो इंटरनल कंट्रोल वीक। तो अगर हमारे मैनेजमेंट जिसका ऑडिट कर रहे हैं वो ये चेक नहीं कर रहे कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है कि नहीं, तो फिर क्या होगा, वीक। कैसे पता चलता है इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है कि नहीं, कैसे पता, क्या चेकिंग करने से, बताइए सोचिए क्या, कैसे। एक तो फिजिकल वेरिफिकेशन करके पता चलता भैया ये इन्वेंट्री डैमेज है, और एक होता है एजिंग रिपोर्ट। कभी काउंटिंग में सुना आपने एजिंग रिपोर्ट, एजिंग रिपोर्ट है। अब इस सवाल का जवाब दो जो स्टूडेंट देगा उसे मैं ऑडिट का अभी तक एक्सपर्ट मानूंगा। सवाल क्या है, एजिंग रिपोर्ट ऑफ इन्वेंट्री से कैसे पता चलता है कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो। देखिए फिजिकल वेरिफिकेशन से तो मुझे मैं मान तो पता चल जाता है, जो इन्वेंट्री टूटी फूटी होगी, जली होगी, खराब हालत में होगी, तो फिजिकल स्टॉक काउंट करते हुए पता चल जाएगा भैया ये तो फारग है, ठीक है। एजिंग रिपोर्ट से कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा, हाथ उठाइए, शाबाश शाबाश। हाइब्रिड क्लास में देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है, हाइब्रिड क्लास में बताइए कौन बताएगा ये सवाल का जवाब, शाबाश जी मेरे भाई। आइए हमारे जो टीम मेंबर है सामने रूम नंबर 6 में, रूम नंबर 6 में टीम आज थोड़ा स्लो है, 4 वाले भाई एक्टिव हैं, भाग के आए, शाबाश शाबाश, गुड जी जी मेरे भाई। कैसे पता चलेगा, हाँ जी, इन्वेंट्री जो एजिंग रिपोर्ट होगी ना उसमें देखेंगे कितनी इन्वेंट्री पुरानी है, जो पुरानी इन्वेंट्री होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा ऑब्सोलीट होगी, और नई इन्वेंट्री कम होगी, ठीक है जी। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं, देखें क्वेश्चन बाज़ औक़ात हम डिस्कस कर रहे होंगे, कंसेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे, वही जो लेक्चर प्लान है, लेकिन चूंकि कंसेप्ट से कंसेप्ट जुड़ा होता है तो बाज़ औक़ात एडवांस कंसेप्ट भी आपको बता दिया करूंगा, प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। मैंने आपको बताया था ना वो हमारा सिलेबस कैसे चलेगा, ए शेप में, तो वो शुरू का जो 50% 2.5 महीने में होगा, आखिरी जो 50% है वो 1.5। उसकी रीजन है क्या बताई थी कि हम स्टार्ट में एडवांस के कंसेप्ट जो इंटर रिलेटेड होंगे वो पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एडवांस कंसेप्ट समझने का असूल ये होता है कि एक ही लेक्चर में आप पढ़ाएंगे तो समझ नहीं आएगा, उसको पहले 2-3 दफा उसका इंट्रोडक्शन बेस बिल्ड करनी होती है, 2-3 हिस्सों में उसको पढ़ाना होता है, फिर जाके मेन लेक्चर में जब आता है तो समझ आ। तो सवाल मेरा ये है कि आपने प्रैक्टिकल नॉलेज को सामने रखना है अपने डेली ऑडिट के, नहीं डेली रूटीन के, रियल लाइफ को। और मुझे बताइए वो कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिनमें अमूमी तौर पे स्टॉक या इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होने का रिस्क दूसरे बिजनेस की निस्बत ज्यादा है, शाबाश बताते जाए, जो अच्छी एग्जांपल बताएगा उसको शाबाश मिलेगी। पेरिशेबल गुड फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, शाबाश फ्रूट्स, रेस्टोरेंट्स बेहतरीन, फार्मेसी वगैरह बहुत अच्छी एग्जांपल, शाबाश शाबाश। और ग्रोसरी शॉप्स बिल्कुल ठीक है, इनमें भी बेहतरीन, तसल्ली होगी मेरी, शाबाश शाबाश। और अच्छा एक आधा ऐसी भी एग्जांपल बता दीजिए कि जिनमें ऑब्सोलीट इन्वेंट्री होने का रिस्क नहीं है या कम है। फर्नीचर शॉप्स बिल्कुल ठीक है, स्टील मिल्स वगैरह बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है, करेक्ट। अब एक आखिरी एग्जांपल मेरी तरफ से, एक बिजनेस में आपको बताऊंगा, आपने बताना इसमें इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होने का रिस्क है या नहीं है, ठीक है। कहानी अब क्लाइमेक्स पे आ रही है। हमारा क्लाइंट मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, बताइए क्या इसमें इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होने का रिस्क है। कितने स्टूडेंट का ख्याल है रिस्क है, हाथ उठाइए,
हाइब्रिड क्लास में भी हाथ उठाइए कितने, और कितने स्टूडेंट का ख्याल है रिस्क नहीं है? रिस्क नहीं, शाबाश, रिस्क है। अच्छा, इन्वेंट्री कैसे ऑब्सोलीट होगी? ये तो पेरिशेबल नहीं है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी से। ठीक है, आप देखते होंगे हर 3-4 महीने बाद वही कंपनी नया मोबाइल का मॉडल लॉन्च कर देती है जिसमें कुछ फीचर्स एडवांस होते हैं, फीचर्स थोड़े बहुत ही फर्क हो, कभी स्टोरेज, कभी रैम, प्रोसेसर, कैमरा, कुछ ना कुछ करते रहते हैं इंक्रीज, लेकिन जब भी नया मॉडल आता है फिर पुराने मॉडल की डिमांड कम हो जाती है। आप लेटेस्ट कौन सा आईफोन का 16 है? हाँ, आप आईफोन 16 के लिए तो अपना गुर्दा बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, आईफोन 15 के लिए तो नहीं होंगे ना। क्यों नहीं होंगे? वो तो पुराना मॉडल है, पुराना हो गया वो। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। ये एग्जांपल जो आपके साथ शेयर किए ना, इनको नोट किया करें, ये आपको आगे चल के काम आएंगी। कह रहे स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, ऑडिटर के लिए गुड न्यूज के बैड न्यूज? गुड न्यूज। क्यों गुड न्यूज? क्यों? कंट्रोल मैनेजमेंट का स्ट्रॉन्ग है, ऑडिटर के लिए गुड न्यूज क्यों है? हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल गुड इंटरनल कंट्रोल की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट होने का चांस कम है, हमें चेकिंग करने का काम भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, फर्ज कीजिए अगर आप कोई सब्जेक्ट से टीचर से पढ़ते हैं, तो अगर फर्ज कीजिए वो टीचर टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करवाता है, टेस्ट कंडक्ट करवाता है, उसके अलावा अच्छे तरीके से लेक्चर डिलीवर करता है, छुट्टियां कम है वगैरह वगैरह, इस सब का आप जो तैयारी करेंगे इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? कैसे फर्क पड़ेगा भाई? वो उस्ताद काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है, आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा भाई? आपके लिए आपको अपना काम फिर कम करना पड़ेगा। ऐसे दोनों इंटरकनेक्टेड है ना, उस्ताद की एफर्ट और स्टूडेंट की एफर्ट इंटरकनेक्टेड है। उस्ताद जितनी ज्यादा एफर्ट ज्यादा करेगा, स्टूडेंट को उतनी एफर्ट कम करना पड़ेगी, उस्ताद जितनी कम एफर्ट करेगा, स्टूडेंट को एफर्ट उतनी। सिंपल, जिस तरह ये इंटरकनेक्टेड है उसी तरह इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इंटरकनेक्टेड है। However, during the audit, the auditor only tests a sample of transaction. कह रहे ऑडिटर ने सिर्फ लेकिन सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शन टेस्ट किए हैं। एक्सप्लेन व्हाई सैंपलिंग इज यूज्ड इन ऑडिट। अजीब बात है, बताते हम ये है रिपोर्ट के अंदर कि सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, बताते हम ये, चेक थोड़ा बहुत करते हैं, ये स्कैम तो नहीं है कोई, ये 2 नंबरी तो नहीं है कि चेकिंग कम की करते हैं, बताते पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में है। क्या ऐसा कर सकते हैं? क्यों करते हैं हम? हाँ, टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से। लेकिन क्या ऐसा करना लॉजिकली सोचें मुनासिब है कि थोड़ी सी चीज चेक करके हम सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बता दें? और मैंने आपको बताया, अच्छा बताइए कोई एक प्रोफेशन ऑडिट के अलावा जो सैंपल बेस पे काम करता हो? हाँ, कुकिंग, हल्का सा चखते हैं सिर्फ, शाबाश हो। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है इलेक्शन से पहले, आपने देखा होगा ये टीवी चैनल वाले जो है ना, ये निकल जाते हैं ये रिसर्च करने के, लोगों से पूछने के लिए। ठीक है, सर्वे होते हैं तो उसमें पूछते हैं कि बताइए आप किस पार्टी को। ये बाज़ औक़ात इलेक्शन से पहले ही पार्टीज को कैसे अंदाजा हो जाता है कि इस दफा इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतने वाली है? कैसे होता है? ये सर्वे से। और ये सर्वे जितने भी होते हैं हमेशा क्या होते हैं? सैंपल बेस पे। ठीक है वो, लेकिन याद रखे सैंपल जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से सिलेक्ट करना है। इसके बारे में हमारा एक पूरा चैप्टर है जो हमें सिखाता है। सैंपलिंग अच्छी होगी तभी आपका कंक्लूजन ठीक होगा। डन जी। वाई सैंपलिंग इज यूज, क्लियर हो गया? टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से हमारे पास टाइम कम होता है, 3-4 महीने में ऑडिट कंप्लीट करना है, कॉस्ट भी कम रखनी पड़ती है, हमें रीजनेबल हद तक रखनी पड़ती है ना। बहुत ज्यादा अगर कॉस्ट कर देंगे, पता चले सारा प्रॉफिट ऑडिटर की फीस में निकल गया, तो अगर ऐसा होगा तो कोई ऑडिट करवाएगा हमसे? नहीं करवाएगा। तो टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन रीजनेबल रखना पड़ता है दोनों चीजों को। लेकिन याद रखिएगा एक जगह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में क्लियरली लिखा हुआ है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि कोई रिक्वायर्ड प्रोसीजर आप इस वजह से छोड़ दें कि उस पर कॉस्ट लग रही थी, हरगिज ये मतलब नहीं है। जैसे स्टॉक टेकिंग रिक्वायर्ड है, अब अगर स्टॉक जितनी मर्जी दूर पड़ा हुआ है क्लाइंट का, हमने जाके चेक करना है। ठीक है, वो हम फिर अपनी फीस जब डिसाइड कर रहे होते हैं ना, उसमें इस चीज का मार्जिन रखते हैं। क्लियर जी?
कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन पूरे इस टेस्ट डिस्कशन के हवाले से? कोई नहीं, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह आपको संडे इवनिंग तक आपके टेस्ट चेक होके डिटेल्ड फीडबैक के साथ, जैसा हमने डिस्कस किया था ना, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये ईद की छुट्टियां जो है उनको आपने स्टैंडर्ड टाइम में ऐड नहीं करना, ठीक है। हमारी टीम भी उसके लिए भी ईद थी ना। शाबाश जी। सर ये टेक्स्ट का जो है ना, जो टेक्स्ट है इंग्लिश, इसका जो फॉन्ट साइज और जो स्टाइल है, ये आई कैप का तरह कर दें, इसका आई कैप का होता है ना। ये जो इसका फॉन्ट साइज है इन्होंने कहा, और जो स्टाइल हाई कैप की तरह कर दें। अच्छा, अब मैंने हत्तुल इम्कान उसी के मुताबिक किया है। हमने एक दफ़ा, मैंने 3-4 साल पहले ये एक्सरसाइज की थी, उसका फॉन्ट साइज वर्ड में कन्वर्ट करके देखा था क्या है, और उसके मुताबिक इसको किया है, ठीक है। अगर आप के पास आपने कुछ इसके ऊपर वर्किंग की है और आपके पास है एग्जैक्टली क्या स्टाइल है, तो वो आप मेरे साथ शेयर कर दीजिए, मैं कर लेता हूँ। असल में वो पीडीएफ में होता है ना, तो उसका स्टाइल जानने के लिए हमें पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जो वर्ड को समझ आती है, मेरा ख्याल है जैसे वही है। फ़र्क हुआ अगर आप तो मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। वही नहीं है, लगभग वही है, लगभग, हाँ जी वही, ठीक। चलिए और कोई क्वेश्चन? डिस्कशन क्लोज कर दें? चलिए जी, लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। पॉज कीजिएगा जी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। पिछले में से कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई बात नहीं, पहले पिछले वाले क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। शाबाश, पूछिए क्या क्वेश्चन? ये रेलिवेंस और रिलायबिलिटी वाले। देखा भाई ने पहले ही आपके सामने पेज इसलिए रखा हुआ है ताकि पहले रेलिवेंस और रिलायबिलिटी को की क्विक रिवीजन कर लें, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। आज का अगर प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया तो कोई बात नहीं, वो जो नया कंसेप्ट है हमारा वो कल पढ़ लेंगे, नया लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आज हमने कोई नई चीज नहीं सीखी? नहीं नहीं, ये जो रिस्क असेसमेंट मैंने आपको कुछ 3-4 एग्जांपल्स क्वेश्चन की टेस्ट डिस्कशन के दौरान में बताई है ना, ये आपको नहीं पता कितनी अहम एग्जांपल्स हैं। इन्होंने एक एडवांस कंसेप्ट बिल्ड कर दिया आपके जहनों में। बहरहाल आगे चलते हैं। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट, सफिशिएंसी में तो आपको मेरा हाल है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी ना। हाँ, एप्रोप्रिएटनेस क्या है? एप्रोप्रिएटनेस डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर। इसका मतलब है दो चीजें, आपका एविडेंस रेलिवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। रेलिवेंट का मतलब क्या है? जो हमारा पर्पस है, जो काम कर रहे हैं, दोनों में लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। ये नहीं पर्पस मशरिक है, काम कर रहे हैं मगरिब, वो एविडेंस रेलिवेंट होगा ही नहीं। रिलायबल का मतलब क्या है कि एविडेंस का सोर्स जो है ट्रस्ट वर्दी हो। एविडेंस डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है ना। किस किस सोर्सेज से हमें एविडेंस मिलता है? इनसाइड द एंटिटी भी मिलता है, आउटसाइड द एंटिटी भी मिलता है, ज़बानी कलाम में भी मिलता है, रिटन फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। तो सोर्स एंड नेचर जो है वो ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए। तो एप्रोप्रिएटनेस मींस क्वालिटी ऑफ एविडेंस, इट डिपेंड्स ऑन रेलेवेंस और दो चीजें। एप्रोप्रिएटनेस किन दो चीजों पर डिपेंड करती है? रेलेवेंस और रिलायबिलिटी के ऊपर। अच्छा, रिलायबिलिटी ज्यादा अहम है और आसान है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले रिलायबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। रिलायबिलिटी मींस सोर्स, नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस अंडर विच एविडेंस इज ऑब्टेन्ड, यानी आपने अपना जो एविडेंस ऑब्टेन किया किस सोर्स से ऑब्टेन किया है, किस नेचर का है, किस शक्लो सूरत का है, किन हालात में इसको ऑब्टेन किया है। कह रहे अगर आपने एविडेंस ऑब्टेन किया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, ये क्या है? मोर रिलायबल। ज़बानी कलामी किया है, लेस रिलायबल। अच्छा, ये नहीं है कि ज़बानी कलामी ओरल को हम इग्नोर ही कर देते हैं, इग्नोर नहीं करते, लेकिन ये लेस रिलायबल है। आपको इसमें क्या कंसेप्ट सिखा रहा है कि आपको एविडेंस बहुत सी जगहों से मिलेगा, हर जगह का इक्वली एविडेंस रिलायबल नहीं। एक सवाल का जवाब आपने पूछा, उसका जवाब आपको उस्ताद ने दिया, एक सवाल का जवाब आपने पूछा, आपको आपके बैचमेट ने, क्लासमेट ने दिया, कौन से वाला ज्यादा रिलायबल है? उस्ताद वाला। यही चीज आपको सिखा रहा है। ऑडिट प्रोफेशन के दौरान में भी आपको डिफरेंट सोर्सेज से एविडेंस मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज ज्यादा रिलायबल है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मोर रिलायबल, फिर फोटोकॉपी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल एविडेंस मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी।
डॉक्यूमेंट्री यानी रिटन एविडेंस मोर रिलायबल देन ओरल यानी वर्बल। एक्सटर्नल एविडेंस, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि जो आपको कंपनी, हालांकि देखिए कंपनी के पास तो फर्स्ट हैंड नॉलेज होगा, अमूमी तौर पे इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन हम कह रहे हैं जो कंपनी ने हमें इंफॉर्मेशन दी है वो बाहर वालों की निस्बत लेस रिलायबल है। क्यों? आउटसाइडर को क्यों मोर रिलायबल कर रहा है स्टैंडर्ड? क्योंकि कहाँ वो इंडिपेंडेंट है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है झूठ बोलने में, मैनेजमेंट का इंटरेस्ट है झूठ बोलने में। फिर इंटरनल एविडेंस, अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो इंटरनल एविडेंस भी रिलायबल हो सकता है। ठीक है, ऊपर उसने बोला एक्सटर्नल ज्यादा रिलायबल है, नीचे समझ लीजिए उसी से कनेक्टेड अगली बात कर रहा है, इंटरनल भी रिलायबल हो सकता है किसी हद तक मॉडरेटली। कब? इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट, इसका क्या मतलब क्या है? जो एविडेंस विदाउट, डायरेक्ट एविडेंस हम किसको बोलते हैं भला? डायरेक्ट, ये रिटर्न नहीं कह रहा, डायरेक्ट कह रहा है, जो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लाइंट हमें मिले। विदाउट वो क्या है? डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट कौन सा है? जो वाया क्लाइंट हमें मिले, क्लाइंट के जरिए से हमने थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन लेटर भेजा, पहली ऑप्शन उसने मैनेजमेंट को भेजा कंफर्मेशन लेटर, मैनेजमेंट ने हमें दे दिया, ये ज्यादा रिलायबल है कि जो डायरेक्टली हमारे पास आया? क्यों ये ज्यादा रिलायबल है? मैनेजमेंट के जरिए वाला लेस रिलायबल क्यों है? मैनेजमेंट उसमें फॉर्जरी कर सकती है, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैनेजमेंट क्या कर सकती है? फॉर्जरी कर सकती है। आजकल तो आपको पता है ऐसी टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स आ गई हैं, कोई भी फोटोकॉपी आप वो जो है अपलोड करें और उसमें एडिटिंग करते रहे। ठीक है, एडिटिंग कर सकते हैं ना, इमेज में एडिटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती? कितने स्टूडेंट्स को एडिटिंग करनी आती है? कोई भी इमेज दिया जाए, जैसे अगर कोई सर्टिफिकेट आपको दिया जाए आपके दोस्त के नाम का है, आपके दोस्त का नाम को हटा के अपना नाम आपने लिखना है, क्लास में कितने स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं? अब तो बहुत आसान हो गया, लास्ट वीक में चैट जीपीटी इमेज जनरेशन नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया है, उसमें तो बहुत आसान, हालांकि उससे पहले भी बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर थे, कर सकते। तो मैनेजमेंट भी यही कर सकती है, वो बैंक का बैलेंस होगा 1 लाख, वो बना देंगे 1 करोड़, और बनाया हुआ उन्होंने, और हमारे ऑडिटर ने एक्सेप्ट भी किया वो, उसके बाद तो ये असूल बनाया उन्होंने कहा ना ना ना, डायरेक्ट एविडेंस मोर रिलायबल, इनडायरेक्ट एविडेंस लेस रिलायबल है। लेस रिलायबल एविडेंस के ऊपर फिर हम ज्यादा एतबार नहीं करते, हम फिर मोर रिलायबल एविडेंस ढूंढते हैं। ठीक है, फर्म में हमें सिखाया जाता था कंफर्मेशन लेटर जब सेंड करने हैं ना, तो जो रिटर्न का एड्रेस है खास तौर पे हमें बताते थे, वो फर्म के ऑफिस का एड्रेस लिखना है, क्लाइंट का ऑफिस का एड्रेस नहीं लिखना, ताकि लेटर जो जवाब है कहाँ आए? फर्म के पास, डायरेक्ट ऑडिटर के पास। क्लियर जी? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या है जी? रेलिवेंस। रेलिवेंस के पॉइंट सुनिए जरा। कह रहे हैं रेलिवेंस का मतलब क्या है कि जो आपकी असर्शन टेस्ट, असर्शन किसको बोलते हैं? पर्पस या स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट। असर्शन किसको बोलते हैं? स्टेटमेंट। हमारा पर्पस वही होता है ना, मैनेजमेंट की स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एक बड़ी स्टेटमेंट है, इसके अंदर भी बहुत सी स्टेटमेंट्स है। मैनेजमेंट कह रही है सेल्स बिल्कुल ठीक है, कम नहीं है, क्या ये स्टेटमेंट नहीं है? मैनेजमेंट कह रही है सेल्स ज्यादा नहीं है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें दे रही है मैनेजमेंट कहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, इसका मतलब क्या? मैनेजमेंट क्या कह रही है? सेल्स ना कम है ना ज्यादा, परचेजेस ना कम है ना ज्यादा, एक्सपेंसेस ना कम है ना, एसेट्स ना कम है ना ज्यादा, लायबिलिटीज ना कम है। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही तो कह रही होती है, यही इंप्लाइडली यही स्टेटमेंट दे रही होती है। तो इन चीजों को चेक, ये असर्शंस कहलाती हैं। कहता है आप जिस असर्शन को चेक कर रहे हैं, अब वो असर्शन और आपका प्रोसीजर दोनों में लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। सबसे अहम एग्जांपल रेलिवेंस में कहता है क्या मैनेजमेंट, हमने जब चेकिंग करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो क्या सिर्फ एक चीज ओवर स्टेटमेंट चेक करनी है या सिर्फ अंडर स्टेटमेंट चेक करनी है? दोनों चेक करनी है। ओवर स्टेटमेंट चेक करने के लिए प्रोसीजर कुछ और होगा, अंडर स्टेटमेंट के लिए प्रोसीजर कुछ होगा। बता ये रहा है, ये बात समझ आती है आपको? फिर इसको एग्जांपल के जैसे एक्सप्लेन कर रहा है। कहता है सेल साइकिल होता है ना, सेल साइकिल, उसमें क्या होता है? वैसे तो
आपने पढ़ा होगा सेल्स ऑर्डर है, फिर कोटेशंस होती है, फिर सेल्स ऑर्डर होता है, फिर गुड डिस्पैच नोट होता है, फिर कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट होती है, फिर इनवॉइस होती है, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग होती है टी अकाउंट में। लेकिन मैं डिटेल स्टेप्स की तरफ नहीं जा रहा, सिंपल 2 डॉक्यूमेंट्स, 2 स्टेप्स। नंबर 1 गुड डिस्पैच नोट बनती है, नंबर 2 टी अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड होती है। ऐसा ही है ना, सेल्स सिस्टम में ये 2 स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं? गुड डिस्पैच नोट बनते हैं, नंबर 2 टी अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें एंट्री होती है रिकॉर्ड। ठीक, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से मुराद वो रिकॉर्ड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है उसको सही साबित कर रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपके पास क्या सपोर्टिंग एविडेंस है? सपोर्टिंग, हाँ कार्ड, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है या सपोर्टिंग एविडेंस कह ले उसको। अगर आपने ये चेक करना है सेल्स ओवरस्टेटेड नहीं है तो सोचें स्टार्ट कहां से करेंगे? ओवरस्टेटेड सेल्स कहां पड़ी होगी? डॉक्यूमेंट गुड डिस्पैच नोट में या के टी अकाउंट में? टी अकाउंट में पड़ी होगी। सोचें कहां पड़ी होगी? टी अकाउंट में पड़ी होगी। फेक सेल अगर क्लाइंट ने रिकॉर्ड की है तो वो फेक सेल कहां होगी? फेक सेल से मुराद वो सेल होती है जिसमें कोई चीज आपने कभी डिस्पैच की ही नहीं, सिर्फ आपने डेटर डेबिट सेल हवाई एंट्री पास कर दी है, उसे कहते हैं फेक सेल। फेक सेल किसे? जिसमें कोई चीज कभी डिस्पैच, क्योंकि अगर कोई चीज डिस्पैच कर दी है फिर सेल रिकॉर्ड की है वो तो जेन्युइन सेल है। तो अब ये इसका मतलब क्या हुआ? फेक सेल कहां पड़ी? सोचे सोचे सोचे। ठीक है, आप सैंपल कहां से सिलेक्ट करेंगे? स्टार्ट कहां से करेंगे? टी अकाउंट से। और देखेंगे क्या गुड डिस्पैच नोट है कि नहीं। जिस एंट्री का गुड डिस्पैच नोट होगा वो जेन्युइन है, और जिसका गुड डिस्पैच नहीं है वो मिस स्टेटमेंट है, फेक है। समझ आती है बात? और अगर रिस्क ये हो अंडर स्टेटमेंट का, यानी कुछ गुड्स जो है वो डिस्पैच तो कर दिए, रिकॉर्ड नहीं की। अंडर स्टेटमेंट का मतलब यही होता है ना, डिस्पैच तो कर दी है, ये कैसे मिलेंगी आपको? क्या ये टी अकाउंट में ढूंढना पड़ेगा? नहीं, उसमें तो ऑलरेडी वो जो रिकॉर्ड हो चुकी है, हम तो ढूंढ रहे हैं वो जो अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड सेल्स कहां पड़ी हुई हैं ये जानना, ये है रेलिवेंट। तो अब आप सैंपल कहां से सिलेक्ट करेंगे? गुड डिस्पैच। और क्या चेक करेंगे? लेजर में एंट्री है कि नहीं। जिस गुड डिस्पैच नोट की लेजर में एंट्री होगी, ठीक है। तो इससे हमें बड़ा ही अहम सबक मिलता है, क्या कि गुड डिस्पैच नोट और इनवॉइस रिकॉर्ड होना टी अकाउंट में, गुड डिस्पैच नोट और रिकॉर्डिंग इन टी अकाउंट, ये एक ही डोर के 2 सिरे हैं। लेकिन अगर आप पहले सिरे से दूसरे की तरफ जाएं तो कोई और असर्शन वेरीफाई होती है, कोई और एविडेंस मिलता है। और अगर दूसरे सिरे से पहले की तरफ जाएं कोई और एविडेंस। अगर हम डॉक्यूमेंट से रिकॉर्डिंग की तरफ जाएं तो कंप्लीटनेस वेरीफाई होती है कि कंप्लीटली रिकॉर्ड है कि नहीं, डॉक्यूमेंट से रिकॉर्डिंग की तरफ से। और अगर आप रिकॉर्डिंग का सैंपल स्लाइड करके डॉक्यूमेंट्स को चेक करें तो पता चलता है ट्रांजैक्शन जेन्युइन है कि नहीं, एक्चुअली अकर हुई है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं अकरेंस। तो ये बहुत ही अहम, रिलायबिलिटी में सबसे अहम, सॉरी रेलेवेंस में सबसे अहम कंसेप्ट यही है, क्या कि भाई असर्शन के लिहाज से आपका प्रोसीजर बनता है। अगर आपने अकरेंस को चेक करना है, किसको चेक करना है? अकरेंस को। तो एविडेंस कोई और है, कंप्लीटनेस को चेक करना है तो एविडेंस कोई और है। अगर कंप्लीटनेस को चेक करना है स्टार्ट कहां से करेंगे? हाँ, डॉक्यूमेंट से। यही कह रहा है टेस्ट आइटम आउटसाइड काउंटिंग सिस्टम। काउंटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं? जनरल लेजर ट्रायल को। कहता है इससे बाहर वाली चीजों को सेलेक्ट करो और उनको कंपेयर करो। वेरीफाई एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन टी अकाउंट्स। यानी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है? गुड डिस्पैच नोट को चेक करो, सैंपल सेलेक्ट करके कि वो रिकॉर्ड हुआ है। और अगर अकरेंस को चेक करना है, अकरेंस मतलब के वाकई हाँ जेन्युइन है, ओ फॉर अकरेंस, ओ फॉर ओवर स्टेटमेंट। चेक करना है कि अकाउंट ओवर स्टेटेड तो नहीं है।
ज्यादा तो एंट्रियां नहीं रिकॉर्ड कर ली, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टी काउंट से, जो कि ज्यादा एंट्रियां रिकॉर्ड हुई है तो वो कहां होगा, टी काउंट। टी काउंट से सैंपल सेलेक्ट करके देखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करना पड़ेगा। ए से बी की तरफ जाएंगे एविडेंस कुछ और, बी से ए की तरफ आएंगे एविडेंस कुछ और। बहुत अहम कंसेप्ट है ऑडिट का ये, अगर आपको समझ आ गया, घर जाके ना आपने इसको बार बार पढ़ना है, समझना है। ये अकरेंस और कंप्लीटनेस, ये आपका थ्रू आउट द ऑडिट 4-5 चैप्टर्स में कंसेप्ट टेस्ट होगा, बहुत अहम है, करेंगे इसको। सबसे बड़ा रेलिवेंस का यही है कंसेप्ट। फिर इसके बाद क्या है नेक्स्ट, रेलिवेंट असर्शन फॉर डिफरेंट, कह रहे ये तो आपने पता चला लिया, हर असर्शन के लिए प्रोसीजर डिफरेंट है, अकरेंस को चेक करना है प्रोसीजर कुछ और है, कंप्लीटनेस को चेक करना है प्रोसीजर कुछ और है। अब अगली बात क्या कर रहा है कि ये भी तकरीबन वही मिलती जुलती बात है कि हर असर्शन के लिए डिफरेंट असर्शन डिफरेंट प्रोसीजर। क्या ऐसा है कि एक ही प्रोसीजर से सारी असर्शन वेरीफाई हो जाएंगी, नहीं नहीं नहीं, असर्शन डिफरेंट होगी, प्रोसीजर भी डिफरेंट होगा। क्या सिखा रहा है इसमें, assertion a procedure may provide evidence which is relevant for one assertion but not for other। जैसे अगर हम उसी एग्जांपल से इसको निपटाते हैं, अगर हम डॉक्यूमेंट्स का सैंपल लेके चेक करें टी काउंट में रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं, कौन सी assertion चेक हो रही है, कंप्लीटनेस। ये प्रोसीजर कंप्लीटनेस के लिए तो रेलिवेंट है, अकरेंस के लिए नहीं। और अगर हम टी काउंट से सैंपल सेलेक्ट करके देखें डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, कौन सी असर्शन वेरीफाई हो रही है, अकरेंस। ये प्रोसीजर अकरेंस की असर्शन के लिए तो रेलिवेंट है जो भी बोला है, कंप्लीटनेस के लिए नहीं। और भी एग्जांपल, क्या और भी एग्जांपल है इस कंसेप्ट की, बिल्कुल एग्जांपल है। हमारे एक असर्शन होती है, यानी हमने ये भी चेक करना होता है फिक्स एसेट क्लाइंट के नाम पे है कि नहीं, क्लाइंट की ओनरशिप है कि नहीं, और ये भी चेक करना होता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये दोनों अलग अलग असर्शन होती है, असर्शन आएंगी आगे भी। एक एसेट्स को चेक करते हुए एक चीज आपने क्या चेक करनी है, क्लाइंट के नाम पे है कि नहीं, क्लाइंट की ओनरशिप है कि नहीं। दूसरी चीज क्या करनी है, फिजिकल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब मैं आपको प्रोसीजर बताता हूं, आपने बताना है ये प्रोसीजर इस असर्शन के लिए रेलिवेंट है कि नहीं। मैंने एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए, किस असर्शन को चेक करने के लिए, एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए मैंने देखा टाइटल डॉक्यूमेंट्स वो क्लाइंट के नाम पे था, एसेट रजिस्टर्ड। मैंने गाड़ी की एग्जिस्टेंस चेक करनी थी, मैंने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक चेक कर ली, वो क्लाइंट के नाम पे थी। क्या ये असर्शन और प्रोसीजर में लॉजिकल कनेक्शन है, नहीं। क्यों भला, क्योंकि ये वाला प्रोसीजर जो रजिस्ट्रेशन बुक चेक करने वाला है, ये ओनरशिप चेक करने के लिए तो रेलिवेंट है, एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए रेलिवेंट नहीं। एग्जिस्टेंस के लिए कौन सा प्रोसीजर रेलिवेंट, फिजिकल इंस्पेक्शन। शाबाश। तो क्या एग्री करते हैं कि कुछ प्रोसीजर एक असर्शन के लिए तो रेलिवेंट है, दूसरी के लिए नहीं है। इसका मतलब ये हुआ हमें हर असर्शन के लिए अलग अलग प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ना एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ज़हन में रखिएगा। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे अहम हिस्सा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। तो ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के अंदर बहुत से एरियाज हैं, बहुत से, जैसे वो साइंस में पढ़ाते हैं ना, पता नहीं क्या अजीब सा कंसेप्ट होता है, मुझे तो साइंस इतनी पढ़ी नहीं है। वो होता है कि एटम, मॉलिक्यूल और पता नहीं क्या क्या स्ट्रक्चर बताते हैं ना इस तरह का। हाँ, आप एक्सपर्ट हैं उसमें, आपको बेहतर। उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी इसी तरह, ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद उसको ब्रेक किया 5 हिस्सों में। फिर हर हिस्सा, जैसे इनकम स्टेटमेंट है, उसको ब्रेक किया डिफरेंट एरियाज में। और फिर हर एरिया, जैसे सेल्स है, उसको ब्रेक किया डिफरेंट असर्शंस में। और फिर हर असर्शंस को वेरीफाई करने के लिए क्या किया, प्रोसीजर पर। पहले एक असर्शन वेरीफाई हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी। जब सारी असर्शन वेरीफाई हो गई
तो एरिया वेरीफाई हो गया। जब सारे एरियाज वेरीफाई हो गए, स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई, इनकम स्टेटमेंट जैसे, और जब पांचों स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो गई, ऑडिट कंप्लीट, घर जाओ साइन करके। ये समझ रहे हैं कैसा हमने उसको डिग डाउन किया है? तो ये कंसेप्ट, तो यहां पे क्या बता रहा है कि जब आपने हर एरिया की डिफरेंट असर्शंस होगी, 6 असर्शन होती है, हर एरिया की कितनी होगी? 6 असर्शन होगी। हर असर्शन का प्रोसीजर डिफरेंट है। फिर कंट्रोल टेस्टिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेस्टिंग, ये तो सबसे आसान है ना। कहता है अगर आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म, इंटरनल कंट्रोल को चेक करना है सही है कि गलत, तो प्रोसीजर कुछ और होगा, उसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है तो प्रोसीजर कुछ और होंगे, उन्हें बोलते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट। यानी सिंपल क्या कह रहा है, कंट्रोल्स को चेक करना है, प्रोसीजर कुछ और होंगे। मकसद क्या है, अगर इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना है तो हमारे प्रोसीजर क्या होंगे? डिफरेंट। उनको नाम देते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है तो प्रोसीजर डिफरेंट होंगे, उनको क्या बोलते हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। चेक करना है डिश मजे की है कि नहीं, तो प्रोसीजर कुछ और होंगे, क्या करेंगे? डिश को खाएंगे भैया। और अगर चेक करना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही है कि नहीं, फिर क्या करेंगे? टेबल पे बैठ के डिश को खाएंगे क्या? फिर रेलिवेंट प्रोसीजर ये नहीं, हाँ शाबाश, फिर रेलिवेंट प्रोसीजर क्या है? किचन में जाएंगे। ठीक है, और वहां पे क्या करेंगे? वो मिर्च मसाला पड़ा होगा उसको टेस्ट करेंगे, उसको खाएंगे? नहीं, उसको नहीं खाएंगे, अब वो रेलिवेंट वो नहीं है, अब रेलिवेंट प्रोसीजर कुछ और होंगे। तो समझ रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल, फोर्थ पॉइंट क्या है? इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करना है, प्रोसीजर कुछ और होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टेस्ट करना है तो प्रोसीजर कुछ और होगा। इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करने वाले प्रोसीजर का क्या नाम है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने वाले प्रोसीजर का नाम सब्सटेंटिव। ये चीज क्लियर जी? चलिए, अब ये टाइम तो हमारा अब नहीं रहा, केस स्टडी इंशाल्लाह जो है वो फिर कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछना है। हर एरिया की सेशन लिमिट होती है, यानी कि नंबर ऑफ सेशन हर असर्शन हम पढ़ेंगे, 6 असर्शन है इसी चैप्टर में आके। हर शायद अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव यही है, तीसरा असर्शन। तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है? क्या? हाँ, ये असर्शंस आएंगी इसमें। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? ये जहन में रखना है, हर एरिया की कितनी असर्शन है? 6। और स्ट्रक्चर जहन में, ऊपर पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके 5 हिस्से, हर स्टेटमेंट के आगे बहुत से एरियाज, हर एरिया के 6 असर्शंस। हमने असर्शन लेवल पे काम करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे? असर्शन लेवल पे, स्टेप बाय स्टेप। पहले असर्शन चेक की, फिर एरिया चेक हुआ, फिर स्टेटमेंट सिंगल हुई, फिर उसके बाद कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक हुई, फिर ऑडिट कंप्लीट हुआ। अगर असूल सुन लें, अगर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एरिया की एक असर्शन भी वेरीफाई ना की, रह गई, एक एरिया की एक, तो आपका ऑडिट रह गया। समझे क्या हुआ? ऑडिट कंप्लीट। हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया। अगर किसी एक एरिया की एक असर्शन भी रह गई ना, तो हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया। हमें हर एरिया की हर असर्शन पे एविडेंस ऑब्टेन करना होता है, प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं। डन जी? चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।